पिछले भाग में आपने सुना कि मोहित, साकेत और सुबोध उस बंद दरवाजे के अंदर की हकीकत से रूबरू हो जाते हैं। उन्हें वहां सौरभ की लाश के अलावा एक और लाश मिलती है, जो संभवतः शैलबाला के पति की थी। दीवार के पीछे वाली जगह 3 डॉल्स भी थी, जिन पर उन तीनों के नाम लिखे थे। मेंटल को वहां एक फटा पुराना कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर डायन डॉक्टर लिखा था, तथा पीछे किसी मायोंग पोबित्रो समारोह का आमंत्रण था। शैलबाला सहवास करके मोहित की जान ले लेती है और घूरकर सुबोध और मेंटल को देखती है। वो डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। अब आगे भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। सौरभ के घर से भयभीत होकर रात में गलियों को समझ नहीं सके और इसी बीच एक जगह रास्ते में एक कुत्ते ने मेंटल का पैर अपने मुंह में पकड़ लिया। उसने बहुत हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया और अपना पैंट वहीं उतार दिया। कुत्ता शायद उसके पैंट से आ रही पेशाब की गंध को सूंघकर मतवाला हो गया था। तभी सुबोध को याद आया कि वो टुकड़ा वो तो मेंटल के पैंट की जेब में था। चड्डी पहने मेंटल अब और रिस्क लेने के मूड में नहीं था। चड्डी को थोड़ा और ऊपर चढ़ाकर उसने सुबोध से कहा, भाई अब तू ही कुछ कर और कैसे भी करके इस कुत्ते को हटा। सुबोध ने देखा तो वो कुत्ता उसकी जीन्स को चबा रहा था। उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और हुश हुश करने लगा। कुत्ते ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और फिर से बड़े आराम से वहीं बैठकर उसे चबाने लगा। फिर कुछ देर बाद कुत्ते का मन भर गया और उसने वहीं खड़े होकर पेंट पर शू शू कर दिया और भाग गया। बेटीचोद, मेरी जीन्स की मार ली इसने, मेंटल ने दूर खड़े खड़े दांत पीस कर कहा। सुबोध ने उसके पैंट से वो टुकड़ा निकाला। किस्मत से उस पर कुछ छींटे ही गिरे थे, बाकी वो सही सलामत था। थैंक गॉड, सुबोध ने एक गहरी सांस लेकर कहा। दोनों फिर सही से दिमाग लगाते लगाते सुबह होने से पहले सुबोध के घर पहुंच गए। मेंटल और सुबोध दोनों इतना घबरा गए थे कि तुरंत नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। आज सुबोध को अपने साइंटिफिक होने पर विरोधाभास सा हो रहा था, क्योंकि उसने आज अपने सामने वो सब कुछ देखा जिसको वो बहुत कम मानता था। इस घटना को बहुत दिन हो गए, पर दोबारा वे लोग कभी उस घर को जाने वाली सड़क पर भी पैर नहीं रखे। ऐसा भी नहीं था कि वो खामोश हो गए थे, पर जान की रिस्क वो भी सुहागरात मनाकर कोई भी लेने के मूड में नहीं था। हालांकि शैलबाला देने के फुल मूड में थी। आखिर इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। दोनों बंदों को आखिरी चीज जो उस रात उनको मिली थी, वो कागज का फटा पुराना टुकड़ा, उसको ही एक्सप्लोर करते रहे। साइंटिफिक ने काफी खोजबीन करते हुए बड़े मुश्किल ऐसे एक समारोह का पता लगाया जो असम राज्य में प्रतिवर्ष मायोंग पोबित्र नाम से मनाया जाता था। पर ये वही समारोह था जिसकी उन्हें खोज थी। खुद उसे भी डाउट था, पर असम में जिस जगह यह समारोह मनाने का जिक्र किया गया था, वो काले जादू की नगरी के नाम से विख्यात थी। साइंटिफिक ने आगे और पता लगाया तो उसे कुछ और पुख्ता सबूत मिले, जिससे उसे यकीन हो गया कि उस समारोह में जादूगरों के मिलन में कुछ ऐसा भी है जिसे साधारण लोग नहीं जानते, और शैलबाला का संबंध भी उस जगह से जुड़ा था। नहीं तो उसे वो आमंत्रण क्यों मिलता। सुबोध ने जब मेंटल को सारी बातें बताई तो वो बहुत घबरा गया और कहने लगा, भाई एक शैलबाला होती तो मैं कुछ कहता भी। तू जिस जगह जाने की सोच रहा है वहां तो साले सब शैलबाला की तरह होंगे, और क्या पता हम जिंदा भी ना बचने पाए। तू हमेशा इडियट ही रहेगा। झोपड़ी के असम राज्य में सब मर गए क्या? लोग तो अभी भी है ना वहां, और फिर ये जो भी है वहां भी गुप्त ही होंगे।
काला जादू कोई हंसी खेल नहीं है, ये गुप्त विद्या है। भूल गया हमें वो सामान उस रात कितनी जद्दोजहद करने के बाद शैलबाला के घर से मिला था। हाँ भाई, याद है। वैसे फिर ठीक है, मैं चलूंगा अपने भाई के साथ, मेंटल ने सुबोध से कहा। दोनों ने उसी रात सीधे गुवाहाटी के लिए ट्रेन पकड़ी। एक लंबे सफर को करते हुए साकेत और सुबोध गुवाहाटी पहुंच गए। साकेत और सुबोध दोनों कभी असम नहीं गए थे, ऐसे में उन्हें रास्ता दिखने वाला एकमात्र पितामह उनका गूगल मैप था। सुबोध ने पता किया कि मायोंग तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। गोधूली की बेला कुछ ही देर में निशा में बदलने वाली थी। मेंटल का तो मन बहुत था कि आज रात स्टेशन पर ही बिताते हैं, कल सुबह वहां के लिए निकलेंगे। लेकिन सुबोध का नहीं था। उसने वहीं एक दो ड्राइवरों से जो अपनी टैक्सी लिए खड़े थे पूछताछ की। सभी ड्राइवरों ने रात में वहां जाने से मना कर दिया। अपरिचित माहौल में बड़ी मुश्किल से डबल पैसे लेकर एक आदमी उन्हें मायोंग छोड़ने के लिए तैयार हुआ। उसका नाम केशु था। केशु की उम्र 35 साल के आसपास होगी। उसने एक सस्ता सा कुर्ता पाजामा पहना था। उसकी घनी दाढ़ी मूंछ थी और रंग एकदम काला था। प्रथम दृष्टया कोई भी केशु को देखकर डर सकता था। सामान उसकी टैक्सी में डालकर दोनों लोग उसमें बैठ गए। मेंटल पीछे बैठा और सुबोध केशु के साथ आगे बैठ गया। लगभग 15 से 20 मिनट की खामोशी के बाद केशु ने उसके बाजू में बैठे सुबोध से पूछा, आप लोग पहली बार मायोंग जा रहे हैं? हाँ, सुबोध ने कहा। कुछ देर बाद केशु ने कहा, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। केशु बोला, अधिकतर लोग भूत प्रेत की समस्या में वहां जाते हैं। क्या किसी बेज के घर जाओगे आप लोग? जे बेज का है बड़े भाई। मेंटल और सुबोध ने एक साथ कहा, बेज मतलब डायन डॉक्टर। केशु ने हंसते हुए कहा। डायन डॉक्टर सुनते ही दोनों की घिघी कुछ देर के लिए बंद गई। वे दोनों एकदम साइलेंट हो गए। केशु ने फिर कहा, हम सभी को जानते हैं, वहां जितने भी बेज हैं। इतना सुनते ही मेंटल ने कहा कि जल्दी से गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम आई है। और आंख के इशारे से उसने सुबोध को भी साथ चलने के लिए कहा। हकीकत में साकेत सुबोध कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए मेंटल और साकेत जैसे ही टैक्सी से थोड़ी दूर सुनसान सड़क पर आ गए, तुरंत मेंटल ने कहा, भाई इससे जो कहा तूने सुना था। फिर सुबोध ने साकेत का हाथ पकड़कर अपने सीने पर लगाया। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। यही मेरा हाल हुआ था भाई, मेंटल ने कहा। पर सुन, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करियो कि इसको कुछ भी मालूम हो, नहीं तो मुसीबत भी हो सकती है। देख, अभी बहुत रास्ता बचा है, अपन इसको बातों से ऐसे अंटे में ले लेते हैं कि ये सब उगल देगा। ठीक है मेरे भाई, मेंटल ने बड़ी खुशी खुशी कहा। कसम से भाई, मेरा तो तेरे दबाने का मन कर रहा। तू कितनी कमाल की प्लान सोचता है। मेंटल ने मजाकिया होकर सुबोध से कहा। मुझे क्या बिंदिया समझ रखा है, झोपड़ी के सुबोध ने एक मुस्कान के साथ कहा। अरे भाई भाई, मेंटल ने खुशी के साथ कहा। दोनों फिर शुरशुरी चलाकर वापस टैक्सी में आकर बैठ गए। इस बार मेंटल आगे बैठ गया और सुबोध पीछे। लेकिन इस बार खामोशी के बजाय बड़े मीठे स्वर से मेंटल ने केशु से कहा, अच्छा तो ड्राइवर साहब, आप तो वहीं के हैं, एक बात बिल्कुल सच्ची बताइए, क्या वहां ब्लैक मैजिक सच में है?
या बस सब हवा हवाई है? मेरा मतलब 2 रुपए की हिंगोली। केशु ने कहा, तुम अभी असम का इतिहास नहीं जानते। हम लोगों ने मुगल सेना तक को गायब कर दिया था जादू से, और तुम लोग पहली दफा आए हो, इसलिए अपनेपन से कह रहा हूँ, थोड़ा सा सतर्क भी रहना। बाहर के आदमियों को यहाँ मुर्गे, बकरी और भेड़ों में बदल देते हैं। केशु की बात पूरी होते ही सुबोध ने तपाक से कहा, हाँ ड्राइवर साहब सही बात है, फिर उसका दूध यूज करते होंगे। है कि नहीं ड्राइवर साहब? नहीं, दूध दूध कुछ नहीं। केशु ने एकदम स्पष्ट जवाब दिया। तो? मेंटल ने उत्सुकता के साथ पूछा। उनकी बलि दे देते हैं। हंसते हंसते केशु ने कहा। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अब की बार सुबोध ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि बलि किस लिए देते हैं? यक्षिणी को खुश करने के लिए, केशु ने कहा। बहनचोद पिछवाड़े से हवा गुजर गई। इससे सही तो आंटी थी, कम से कम दूध तो पिला ही रही थी, जे तो जानवर बनाकर सीधा ऊपर भेज रहे हैं। मेंटल ने अपना कंट्रोल खोकर कहा, ये आंटी कौन है? केशु ने मेंटल की ओर देखकर पूछा। तभी सुबोध ने बात बदलकर जल्दी से कहा, अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। क्या आप यक्षिणी के विषय में कुछ बता सकते हो ड्राइवर साहब? नहीं, इस वक्त उसके बारे में बात नहीं कर सकते। रात के समय उसकी बात नहीं करते। हाँ, मैं तुम्हें एक बेच के घर ले चलता हूँ, वो तुम्हें सब बता देगा। लंगड़दीन नाम है उसका, केशु ने कहा। तभी केशु के बाजू से बैठा साकेत करा उठा। उसके पैर में कुत्ते के काटने का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। क्या हुआ? केशु ने अपनेपन से कहा। मेंटल ने उसे सारी बात बता दी। अच्छा, घबराओ बिल्कुल नहीं, बस कुछ देर और बेच तुम्हें 1 मिनट में ठीक कर देगा, केशु ने कहा। दोनों मन ही मन उसकी बात सुनकर सोचने लगे कि ये बेज बहनचोद क्या चीज है जो एम से भी तेज इलाज कर देता है। कुछ देर बाद सफर खत्म हुआ। तब केशु ने उन लोगों से पूछा, आप लोग सीधे ऊपर जाएंगे या बेज के घर चलेंगे? दोनों की उसकी बात सुनकर वहीं फट गई, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, सीधे ऊपर का मतलब? ऊपर साइड होटल और लाज बढ़िया मिलती है। यहाँ तो नए लोगों को लूट लेते हैं किराए में, इसलिए कहा था। नहीं भई, पहले वहीं ले चलो। साकेत को ठीक भी तो करवाना है ना, सुबोध ने कहा। दोनों मायों की घनी बस्ती को पार करके सुनसान जगह पर आ गए। वहां इक्का दुक्का घर बने थे। पहले केशु उस घर में गया और कुछ देर बाद लौट कर आया और बोला, भीतर जाइए, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। दोनों लोग डरते डरते उस घर में प्रवेश करते हैं। वो एक अधबना कच्चा घर था, जिसमें एक बाहरी कमरे को छोड़कर सब कुछ कच्चा था। वहां पकी ईंटें रखी हुई थी और कुछ चारपाई भी बिछी हुई थी। दोनों एक चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर में एक लंबा आदमी, जिसकी उम्र 30 वर्ष, दोनों लोगों ने उसे देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वो उन्हें देखकर अपने पैजामे में नीचे साइड खुजा के बोला, होनी को कौन टाल सकता है? बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी? साकेत ने अपनी प्रॉब्लम उसे बताई और उसे सही करने की रिक्वेस्ट भी की। होनी को कौन टाल सकता है? ये तो कुकुर कुट लगता है। लंगड़दीन ने घाव देखकर कहा। कुकुर कुट जे क्या होता है? साकेत ने हतप्रभ होकर पूछा। होनी को कौन टाल सकता है? मतलब कुत्ते का काटा।
लंगरदीन ने कहा। दोनों समझ गए थे कि होनी को कौन टाल सकता है, उसका तकिया कलाम है। वो उठकर दूसरे कमरे में गया और एक तांबे की परात लेकर आया। होनी को कौन टाल सकता है? तुम अब अपनी शर्ट निकालो और पैंट भी, उसने मेंटल से कहा। मेंटल ने अपने शर्ट पैंट उतार दिए और चड्डी बनियान में वहीं बैठ गया। तब उसने उसे जमीन पर एक लकड़ी की चौकी पर बैठने के लिए कहा। उसने तांबे की परात को मेंटल की पीठ पर चिपका दिया। परात को चिपका देखकर सुबोध ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि वो परात जादू से उसकी पीठ पर चिपक गई थी। अब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लंगरदीन बजाए बीन गाड़ी का नंबर 3 प्रकट हो सीन। इसके बाद उसने मन में कुछ सीक्रेट मंत्र बुदबुदाए और फिर कुछ देर बाद परात जो चिपकी थी अपने आप मेंटल की पीठ से जमीन पर गिर गई। साकेत ने अपना पैर देखा तो उसका घाव गायब था। सुबोध भी अचंभित था। दोनों एक ही बार में असम की महान काले जादू की शक्ति को समझ गए। होनी को कौन टाल सकता है? देखा मेरे कमाल को, डोट लंगरदीन ने बड़े गर्व भरे स्वर से कहा। जी जी, बहुत खूब, जैसा हमें केशु ड्राइवर साहब ने बोला था आपके बारे में, आप बिल्कुल वैसे ही हो। दोनों ने हाथ जोड़कर उसे देखकर कहा। होनी को कौन टाल सकता है? बोलकर वो उस परात को उठाकर दूसरे कमरे में रखने के लिए चला गया। तभी साकेत और सुबोध को मौका मिल गया। वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। साकेत ने कहा, यार ये होनी को कौन टाल सकता है तो बड़े काम की चीज मालूम होता है। तूने क्या सोचा, जल्दी बता कुछ। हाँ यार, बस मौका देखते ही इससे शैलबाला और मयोंग पवित्र के बारे में पूछते हैं, क्या पता ये हमारी मदद कर दे, सुबोध ने कहा। साकेत ने जेब से वही टुकड़ा निकाला जो उसे शैलबाला के घर मिला था और सुबोध को थमा दिया। कुछ देर में लंगरदीन फिर से उनके पास उसी कमरे में आ गया। सुबोध ने उससे पूछा, क्या आप यक्षिणी के विषय में कुछ बता सकते हैं? सुबोध की बातें सुनकर लंगरदीन की आंखें चौड़ी हो गई और वो बोला, होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, वो संभोग के उपरांत अपने शिकार को मार देती है। पर एक बार लंगरदीन बात पूरी करते हुए बीच में ही रुक गया। क्या एक बार आप बात तो पूरी कीजिए। सुबोध ने बढ़ी हुई सांसों के साथ हाथ जोड़कर उससे कहा।